वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उससे रिलेटेड जो पीटी फैक्ट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो या तो कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप बना हुआ है ऐप पर ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिकेशन ग्रुप, वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से कहीं से भी आप एंड्रॉयड वर्जन हो, आईओएस वर्जन मोबाइल यूज़ करते हो, युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से लाभ यह होगा कि डेली 10:30 PM में एमसीक्यू सीरीज चलाया जाता है। जो भी दिन भर आप लोग पढ़ते हैं, जो भी दिन भर आप लोग को स्टडी कराई जाती है, उससे रिलेटेड रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। देखिए, कल संसद में कुछ सियासी घमासान चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो उसमें 2-3 चीज़ें आप लोग ड्रॉबैक कीजिए। ज़्यादा चीज़ों को अभी समझना नहीं है कि हाँ, संसद में क्या बहस चल रही है, किस मुद्दे पर कितना दिनों तक चला है। आप लोग एस्पिरेंट हैं तो इसके आपको थीम को बस समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। पहला तो याद ये रखना है कि जो विपक्ष है वो क्या बोल रहा है किसी मुद्दे पर, और उसी मुद्दे पर पक्ष क्या बोल रहा है। बस एक थीम समझ के आगे बढ़ना है और चीज़ों को जब कंसाइज रूप से हम लोग जब सदन का जब अंतिम दिन होगा उसके बाद जो आउटपुट निकल कर आएगा, कौन से विधेयक पारित किए गए, कौन से विधेयक पारित नहीं किए गए, सभी पर हम लोग कब चर्चा करेंगे, जब वो आपको फाइनल हो जाएगा। तो उस समय बस अभी देखिएगा, अभी चल रहा है संसद में जो अदानी का मामला है, जो हिंडनबर्ग है, जो मामला आया था उसके बाद जो स्थितियाँ उभरी थी, यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। एक वीरेंद्र सहवाग जी का जो एक ट्वीट आया है उसको हम ध्यान से पढ़िए। जो मैंने आप लोग बातें बताया था कि कभी भी पश्चिमी देशों को है ना भारतीय उन्नति देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनको पचता ही नहीं है, पेट में दर्द होने लगता है कि कोई पूर्वी देश का कोई विकासशील राष्ट्र कोई ऐसा है जो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर सकता है। तो बहुत से रिपोर्ट ऐसे भी है तो उन्होंने प्लान्ड प्लानिंग की बात की गई, जो ये जानबूझ के की गई प्रक्रिया है जिसपे हिंडनबर्ग इस प्रकार की रिपोर्ट जारी किया गया। उनका एक बयान अपने अपने माइंडसेट में रखिएगा। अमूमन ये होता भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी चीज़ें हुई हैं भारत के संदर्भ में। उसके बाद देखिएगा अदानी समूह का जो बातें की गई हैं, जो तस्वीर कल पेश किया गया, तो वहाँ 2-3 चीज़ें याद कीजिएगा। आप लोग देखेंगे जो कांग्रेस के 2 नेता हैं, राहुल गांधी, वो कुछ तस्वीरों को बता रहे हैं। तो तस्वीर के बारे में 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि दो तस्वीर से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार से उसके इंटरेक्टेड आइडियोलॉजी डेवलप किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि उस तस्वीर से प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम के साथ उनके रिश्ते को यहाँ पर बताया जा सकता है। ऐसे हज़ारों, आपको दसों में तो ऐसे पिक्चर मिल जाएँगे, हज़ारों पिक्चर ऐसे मिल जाएँगे जो कांग्रेस या अन्य दल के साथ अडानी के भी पिक्चर मिल जाएँगे। तो इस आधार को कभी आप लोग समझिएगा नहीं। वो एक प्रोपेगेंडा हो सकता है इन चीज़ों को समझने का। इनका अपना बताने का एक तरीका हो सकता है, वो माना जा सकता है, हाँ, तरीके के संदर्भ में समझा जा सकता है। एक सिंबल के तौर पर ये इन्होंने दिखाया होगा। पर यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को याद रखना है कि अभी एक कुछ दिन पहले ही आप लोग को जहाँ भी कांग्रेस या उसके सहयोगी दल के नेता जो पार्टियां हैं, उनके राज्यों में अडानी ग्रुप का कितना इन्वेस्टमेंट था वो मैंने आप लोग को दिखाया था, उसको टिक आउट करके भेजा था, भी आप लोगों को शेयर किया था। तो उससे यह नहीं हो जाता है कि अडानी केवल गुजरात में या नरेंद्र मोदी जो वर्तमान पीएम है उनके साथ सहयोगी हैं। तो आप उस आधार पर कह सकते हैं कि केवल गुजरात में इनका इन्वेस्टमेंट है। अडानी या कोई भी प्राइवेट पार्टी का इन्वेस्टमेंट होलिस्टिक इंडिया और बाय इंडिया भी होता है ना, विश्व में भी होता है। तो इस आधार पर भी किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह नहीं कहा जा सकता है कि वो कोई स्पेशल रेफरेंस दिया जाता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे यहाँ जो गरीबी और अमीरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग एक रेखा खींच दिए हैं
इस रेखा के आधार को हम लोग कभी समझेंगे ही नहीं, इस रेखा के बाहर हम लोग निकलना चाहेंगे नहीं। या तो गरीब है तो गरीब ही रहेगा, या अमीर है तो अमीर वो कैसे बन गया। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चले हैं, और हमारा ये लगातार ये विचारधारा सभी में कमोबेश होता है। जब भी आपसे कभी गरीबी का आकलन हम लोग पूछे, गरीबी क्या होता है, तो आपके सामने ये क्या दिमाग में चलेगा कि गरीबी एक क्या है, ये कहीं ना कहीं दबलित हो, इनको सभी सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी, और बहुत सी चीजें आपके दिमाग में। अमीर के बारे में जब भी आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि यह बातें आएगी वो हमेशा शोषणकारी रहा होगा, शोषण करता रहा होगा, किसी पार्टी विशेष से इसका सहयोग रहा होगा, या तो इन किन पराक्रम अपनी प्रवृत्ति से या इस पद को प्राप्त किया होगा, इतनी इतनी धन अर्जित किया होगा। हमारे दिमाग कॉन्शियस माइंड में फिट है, और ऐसा अमूमन सबके साथ होता है। बस आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया, उसको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के विचारधाराएं आपके सामने आएगी, कभी भी प्रश्न आपसे किया जाएगा, तो इसी इर्द गिर्द इन दो लकीरों के बीच में अपने आप को न्यूट्रल करना है, उसका आंसर पुट आउट करना है। अब इनके विचार को हम लोग देख लेते हैं, क्या इनके द्वारा गए राजनीतिक रिश्ते की बात की गई, तमिलनाडु में कश्मीर तक जगह पर अडानी ग्रुप के नाम सुनाई दिए गए हैं। अब ऑटोमेटिक है, अब मान लीजिए किसी कांग्रेस, ऐसा नहीं ना है कि जब 1947 के बाद से कोई हमारे यहाँ पार्टी रही है, उस दौरान कोई निजी फंड या निजी क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ होगा। इसका मतलब, यह कहने का मतलब है कि आपके शासनकाल में भी कोई ना कोई रहा होगा, जब आपके इस शासनकाल में बोल रहे हैं तो आप इस चीज को समझिए कि कोई व्यक्ति विशेष अगर इस प्रकार से अगर उन्नति कर रहा है, कमोबेश क्या है, कमोबेश वो देश की उन्नति कर रहा है, तो उसमें सभी पार्टियों के, सभी पार्टी वर्गों का सहयोग होना चाहिए। उस व्यक्ति विशेष के इस प्रकार की गतिविधियों में अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको सुधार करने की बात करनी, नहीं कि टारगेट करने की बात की जानी चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, निजी फंडों का इन्वेस्टमेंट होता है। और देखिए कि आप इनका, अडानी जी का है ना, हिडन वर्क प्रयोग से पहले, हिडन वर्क का रिपोर्ट आया था, उससे पहले इंडिया टीवी पर जाके इनका देखिएगा। रजत शर्मा जो है, उनके साथ जो एक शो चलाते हैं ना, आपकी अदालत, उसमें जाके सुनिएगा उनकी बातों को। 1 घंटा का वीडियो कभी समय निकाल के सुनिएगा उस व्यक्ति को, अडानी को, कि उनके विचार किस रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि विचारधारा और उसके साथ देश के साथ जो कार्य किया जा रहा है वो किस प्रकार से दोनों सहयोगी। अब देखिए, इसके विरुद्ध में पलटवार भी भाजपा करती है कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो 2010 में अडानी का मनमोहन सरकार के द्वारा कोयला खदान दिया गया था, उसके बाद आपको अडानी के प्रगति की तरह राहुल रास्ता चुना। इसके लिए देखिए नेशनल हेराल्ड मामला आपको उजागर होता है। तो जिन उसके बाद आपको देखते 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, 18 लाख अमेठी में रहते हैं। तो ये सब आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो इन आंकड़ों को है ना अंतर संबंध करना है। क्या करना? अंतर संबंध करना है कि दोनों के बीच क्या अंतर संबंध है। तो इन सबको इसी तरीके से देखना, अभी किसी को इस प्रकार से नहीं लेके चलना है इन न्यूज़ को कि आपको एग्जाम के दृष्टि से यह उपयोगी हो जाएगा। इसके थीम एक उपयोगी, आपके थीम को याद रखना है कि हिंडनबर्ग में अडानी का क्या रहा था रोल, किस प्रकार से सहयोग कर रहा है। उसके बाद क्या हमेशा हम निजी इस प्रकार के घटनाक्रम में हम क्या एजेंसियों को हमेशा दोषी दोषी ठहराते रहेंगे, या उसके लिए कुछ काम भी करेंगे। तो इसके लिए इस प्रकार की घटनाओं को आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की याचिका खारिज कर दी, विक्टोरिया गोरी बनी महाराष्ट्र की हाईकोर्ट जज। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 13 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न होकर आपका यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विवाद में रहा था, यह सुप्रीम कोर्ट तक इसके मामले गए थे। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इनसे संबंधित मामलों को। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पे याद रखिए, कल सिफारिश के लिए पहले आप लोगों को कोलिजियम परामर्श की प्रक्रिया अपनाई गई थी। या कोलिजियम क्या है, कोलिजियम से संबंधित क्या विवाद होते हैं, सभी पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका। कल का वीडियो 5 या 6 का पीडीएफ डाउनलोड होगा, वहाँ कोलिजियम की बात मैंने किया है, आपको जाकर उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो जजमेंट केस है उस पर चर्चा हो चुकी है, अर्थात कोलिजियम से संबंधित जितने भी चीजें वहाँ पर चर्चा हो चुकी है। तो उसको एक बार ध्यान में रखना है आपको, और इस मुद्दे को देखना है। क्या देखना है कि क्या
कोर्ट में जो अपने फैसले पुनर्विचार करने के लिए जो बातें की गई थी, उसमें क्या ऐसा किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से बोला है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि योग्यता यहाँ मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके लिए उपयोगिता का प्रश्न है। पात्रता की चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उपयोगिता की नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पात्रता अगर नहीं रहता तो इसकी चुनौती दी जा सकती। पात्रता क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए और हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वकील होना चाहिए 10 साल, फिर उसका हाई कोर्ट में 5 साल, इस प्रकार की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है। एक न्यायविद होना चाहिए। इस प्रकार की जो पात्रता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो पात्रता पर अगर प्रश्न चिन्ह होता है तो यहाँ पर आपको खारिज की जा सकती है। पर यहाँ पर उपयोगिता की बात हो रही है, अर्थात जो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर पैनल जो बना के भेजा है, उसके लिए क्या उपयुक्त व्यक्ति यह है? तो इसके लिए हाँ, यह है, तो इसके लिए हम इसे प्रश्नचिन्ह नहीं कर सकते, अर्थात इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जायज़ है। यह कहने का अर्थ यहाँ से निकल कर आता है, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि मद्रास उसी समय मद्रास जब यह सुनवाई चल रहा था, क्योंकि प्रक्रियाएँ समान थी, आपको पता है कि इन्हीं के फेवर में आने वाली थी। तो उसी समय मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा, याद रखिएगा टी राजा के द्वारा इनको न्यायाधीश पद की आपको शपथ दिलाई जाती है। तो विक्टोरिया गोरी, जस्टिस विक्टोरिया गोरी अब जज बन चुकी हैं। तो ये विवाद का कारण रहा था, कुछ आया था, इसलिए आपको याद रखना है, प्रश्न के संदर्भ में चीज़ों को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट नीचे है, चलिए नागरिकता आवेदन पर निर्णय लेने के लिए 31 जिलों के डीएम अधिकृत किए गए हैं। तो इनको याद रखिएगा, 31 जिले, और वो कौन? आपको 9 राज्यों में शायद होंगे, जहाँ तक मुझे या कल का न्यूज़ मैंने देखा था। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हूँ। देखिए यहाँ पर 9 राज्य, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अल्पसंख्यक जो नागरिकता कानून है, और नागरिकता कानून क्या है इस पर मैंने विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, तो उसे कवर कर लीजिएगा। उस वीडियो को पहले भी कवर किया जा चुका है। साथ ही साथ इसको देखिएगा कि अल्पसंख्यक में यह क्यों जरूरी था कि 33 जिलों के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया जाए। तो यह कानून क्यों आया है सभी को पता है, पहले भी चर्चा की जा चुकी है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप लोगों को पता है, ये किस राज्य से संबंधित चीज़ों को कवर कर रहा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 31 जिले छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली राज्यों के जो डीएम होंगे वो क्या करेंगे, आपको आवेदकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर चुना जाएगा कि हाँ किसे देना है, नहीं देना है। यह अधिकार क्षेत्र दिया गया है। जो भी रेंडम होंगे, जो भी अधिकार है, जो भी लिस्ट में आपको सूची दी होगी, इसके आधार पर आपको क्या करना, नागरिकता के लिए फॉर्म भरना, उसके बाद चीज़ों को कवर करना। तो ये सब चीज़ें आपको कवर कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ सब चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, जो सीए का बिल था, जो धारा 16 के तहत आपको शक्ति देता है, जिले के डीएम को यह शक्ति देता है कि वो प्रक्रिया को अपनाएगा या किस किस प्रकार से प्रक्रिया को अपना के किसी को नागरिकता देगा। तो धारा 16 याद रखना है। और उसके बाद धारा 5 के तहत नागरिकता के लिए पंजीकरण होगा, और 6 के तहत क्या करेगा, उसका देशीकरण होगा। इसके लिए आपको इस सब चीज़ों को कवर कर लेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। एक न्यूज़ और है, यहाँ पर देखिएगा, अंडरलाइन करना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी। तो देखिए, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बोला गया। लगातार यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद ऐसी स्थितियाँ उभरी है जहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें बात की गई है और की जाती रहेंगी। उसी में पुनः यह बात पहले भी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बातें की गई, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, उनके द्वारा पुनः ये बातें की गई। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना है क्या, कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने यह बात क्या बोला है, इनको याद रखना है क्या, कि 2045 तक भारत ऊर्जा मांग लगभग 3.77 करोड़ बैरल प्रतिदिन होगी, जो 21 में 1.86 है। तो ध्यान रखिएगा कितना का वृद्धि होगा। तो यह आवश्यकता को पूर्ति कैसे करेगा भारत, अपने इन संदर्भों को कैसे पूरा करेगा, इसके लिए भारत सॉवरेंट है, वो किसी देश के साथ भी कैसे भी परिस्थिति में अपने
चीज़ों को पूरा करना है और जो सबसे सस्ता देगा ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा कि दुनिया गुरुत्वाकर्षण का केंद्र धीरे-धीरे एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है। एशिया में कार्बन मुक्त करना होगा जबकि इस क्षेत्र में ऊर्जा की माँग अभी भी बढ़ रही है। विश्व क्या कर रहा है? विश्व अभी ऊर्जा कार्बन मुक्त होने की बात कर रहा है। भारत भी उसमें किया है, 2070 तक का टारगेट रखा है ना। फिर भी हम अभी क्या कर रहे हैं, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है उसके लिए डिमांड कर रहे हैं और बहुत से डिमांड ऐसी पूर्ति हो रही। तो विकल्प जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है उसके लिए निरंतर प्रयास करना है। तो इसके लिए क्या करना है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है कि आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जैव ईंधन की निर्भरता को बढ़ाने की जानकारी तो देखते होंगे भी, एथेनॉल की प्रक्रिया बढ़ अपनाई जा रही है, बहुत से इनोवेशन किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। बस आपको डाटा यहाँ से याद रखना है कि हमारे साथ जब हम 2045 तक 70 तक का टारगेट रखे, 2030 तक में जो टारगेट रखे, 2030 में क्या है 450 गीगावाट, 2045 तक क्या टारगेट आपको आवश्यकता होगी 3.77 करोड़ बेलर, 2070 तक टारगेट क्या है, टारगेट को याद रखना है, ठीक है, उसके चीज़ों को कवर करते चलना है। देखिए, वर्ल्ड आयल आउटलुक रिपोर्ट 2045 में कहा गया है कि इस अवधि में भारत ही नहीं एशिया के अन्य देश अफ्रीका में तेल की मजबूत मांग रहेगी। तो देखिए, एशिया में, अन्य देश में, अफ्रीका में सभी जगह क्या करेगा तेल की, क्योंकि देखिए जो भी विकासशील देश है वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूर्ति करेगा, सबसे उपलब्ध जो संसाधन होगा, सबसे सस्ता संसाधन अभी भी परंपरागत स्रोत जो है जैसे बैरल तेल है वो अभी क्या है सबसे सस्ता संसाधन माने जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग लगातार बढ़ता है और इस प्रकार से प्रक्रियाएँ देखने को मिल जाती है। जब तक हम इनोवेशन और समृद्ध आपको इनोवेशन नहीं लेकर आएँगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में, तब तक हम इस पर नहीं ना कम कम रूप से जिसमें हम व्यय करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, ऐसी तकनीक को नहीं प्राप्त कर, तब तक यह समस्या आपके सामने सबके सामने रहेगी। तो इन सब चीज़ों को मैं बैकग्राउंड में लेकर चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? तो देखिए बिहार, उड़ीसा और झारखंड में नक्सली उग्रवाद हुए लगभग मुक्त, तो ये अमित शाह के द्वारा बोला गया है। तो संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में ये बातें की गई है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो देखिए नक्सल प्रभावित आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना है। रेड कॉर्नर क्या होता है? रेड कॉर्नर क्या होता है? भारत में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा अभियान चलाया गया है? अभियान बहुत से अभियान चलाए गए हैं इनको समाप्त करने के लिए। इनको पूर्ण वापसी के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ लाई गई है सरकार के द्वारा? इस सब पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज नया बोल रहा हूँ, नई चीज़ें आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस पर मुझे लगता है 2-3 दफ़ा चर्चा हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लिखिए, प्रयास कीजिए, आप लोग ढीला मत होइए। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लगता नहीं तो बोलिएगा, तो मैं इस सेगमेंट को बंद ही कर दूँगा, क्या दिक्कत है? आंसर दीजिए, नहीं तो बोलिएगा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है, ज़्यादा वर्क हो जाता है तो क्वेश्चन मैं नहीं पूछूँगा। आंसर अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी पेपर एनालिसिस करके चले जाऊँगा, क्या दिक्कत है? सरकार इस दिशा में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए मोदी और जो जो सरकार है, वर्तमान सरकार राजनीतिक और विचारधारा किसी भी ईगो के बिना वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित क्षेत्र है, उसका क्या कर रही है, उसको वापस ला रही है, समन्वय ला रही है। ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, बताई जा सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली बार जो नक्सल हिंसा 2022 में हुआ था, इसके संदर्भ में बातें की गई हैं, तो उसको याद रखना है कि 2022 के संदर्भ में क्या आंकड़े आए हैं, किस रूप से ये सब चीज़ों को देखा गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। 3 प्रमुख स्तंभों की याद है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 8 वर्षों में जो उग्रवाद के लिए जो चीज़ें अपनाई गई है, 2010 से उच्च स्तर से 2022 में 76% कमी आई, ये सब आंकड़े याद रखने हैं। और जो त्रिस्तरीय रणनीति पिछले 8 वर्षों में अपनाई गई वामपंथियों के लिए, वो आपको रिकॉल कर लेना है। इस पर मैं पहले भी त्रिसूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए। आगे बात करेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। आइए कुछ सफारी, तो इसको एक्ट को मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, याद होगा कैबिनेट आपको। यह जो प्राधिकरण अधिकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण
टीसीए की बारे जो है 2012 की धारा 2016-19 के बीच जो संशोधित ढांचा है उस पर बात की जा चुकी है। तो इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा पिछले नोट से। बस चीज़ें को याद रखना है। समिति ने कहा है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में जो ज़ोन ज़ोन है उसके बारे में। तो बफर ज़ोन, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग आंसर यहाँ से देना है। 2-3 प्रश्न मैं यहाँ से पूछूँगा आप लोगों से। पहला प्रश्न है कि बफर ज़ोन क्या होता है? बफर ज़ोन क्या होता है? बाघ से संबंधित बाघ से संबंधित सबसे बड़ा रिज़र्व कौन-सा है? रिज़र्व कौन-सा क्षेत्र है? तीसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कौन-सा बाघ संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? यह कब से काम कर रहा है? इसके जो संबंधित मंत्रालय कौन-कौन सी योजना चलाए? ये सब चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। जब भी प्रश्न आएगा टाइगर रिज़र्व के संदर्भ में, ये सब प्रश्न उभर कर सामने आएँगे, पूछे जाएँगे आपसे, वो इंटरव्यू में हो या मेंस में हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रिकॉल होती रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। आगे हम लोग बात करेंगे, नीचे डायरेक्ट आए तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सोनिया गांधी जी का एक बजट पर लेख आया, इसे जरूर आप लोग पढ़िएगा और सुनिएगा। और देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अभी आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि यह क्या है, नेगेटिव वे से चीज़ों को बोली हूँ, क्योंकि विपक्ष में है तो विपक्ष क्या काम करता है, जो भी पक्ष का नेता होता है उसके विरुद्ध जो भी योजना है उसका नेगेटिव वे ही बताता है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को नहीं समझनी। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले भी बताया था कि जो वर्तमान में सरकार है वो कभी भी विपक्ष में बैठेगी तो वो भी सरकार के नीतियों का विरोध करेगी, क्योंकि विपक्ष का कार्य क्या होता है कि उनके नेगेटिव पॉइंटों को उभारना, और उसको किस रूप से सरकार लेती है अपने कार्यकरण में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विपक्ष का भी अपना एक योगदान होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या कि मैंने आपको कुछ दिन पहले केरल मॉडल और गुजरात मॉडल बात किया था, याद होगा। विकास के लिए गुजरात मॉडल, केरल मॉडल याद किया था। हमारे देश में यही 2 मॉडल राज्यों में विकास के लिए कार्य कर रहा है ना। तो देश में भी यही चीजें होंगी, और 2 आधारों पर हम विकास के मॉडल अपनाते हैं। एक आधार तो आर्थिक आर्थिक विकास की बात करता है, दूसरा क्या करता है, सामाजिक, और सामाजिक जो विकास की बात करता है, यही बात करता है ना, 2 आधार पर, जिसको हम समग्र रूप से क्या कहते हैं, सतत विकास को अवधारणा भी बोल देते हैं। ये 2 ही विकास मॉडल को अपनाया जाता है राज्यों के द्वारा। तो देखिए, तो यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखिएगा। जब भी कांग्रेस आएगी उसमें क्या होगा, सामाजिक न्याय के संदर्भ में बातें की जाएगी। जहाँ पर सामाजिक के संदर्भ में मैंने जो केरल मॉडल में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा, जो मुद्दे बताए थे, पॉइंट बताए थे, तो उसके मुद्दे, तो क्वेश्चन आप लोग बताइए गुजरात मॉडल में कौन कौन से पॉइंट मैंने आप लोग को बताए थे, और केरल के मॉडल में विकास के कौन कौन से पॉइंट में, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर आगे कवर करता हूँ। तो बैकग्राउंड में आपको यही रखना है कि केरल मॉडल और गुजरात मॉडल के जो पॉइंट है वही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे विकास के मानक के लिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, तो बस वो पॉइंट को दिमाग माइंडसेट में कवर करके रखना है और चीज़ों को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अब गांधी जो सोनिया जी है उनके विचारों को हम लोग देखते हैं। कई सालों में लोग महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और घटती आय का शिकायत कर रहे हैं, और यह काफ़ी हद तक सही भी है। लोग महंगाई का बातें कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद 2-3 चीज़ें याद, यह बजट न सिर्फ एक गंभीर चुनौती का समाधान करने में विफल रहा है, बल्कि इसने गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं के आवंटन में कमी, और सब पर जो प्रगतिशील गठबंधन है सरकार द्वारा लाए गए कानूनों के निहित उनके अधिकारों को कमजोर करने वाली बात की है। इनके एक तरफ से इनकी बातें सही लगती है। दूसरा, यहाँ पर फिलहाल अमीर भारतीयों को छोड़कर सभी भारतीय स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आरबीआई के उपभोक्ता सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश लोगों को लगता है कि 2019 के बाद हर महीने आर्थिक स्थितियां बिगड़ती जा रही है। ऐसी बात इनके द्वारा की गई आरबीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, गरीब या शहरी, सभी महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी, घटती आय के तिहरी मार से परेशान हो रहे हैं। ये सब चीजें इनके द्वारा की गई है। और भी बातें की गई है, पहले हम लोग बात सुन लेंगे, उसके बाद इनका आकलन करेंगे क्या यह कहीं सही है या गलत है।
फंडिंग इतना नहीं कर रहे योजनाओं के लिए, फंडिंग जितना उसके एक दशक में नहीं हुई है। अर्थात बजट में फंडिंग की बात, योजनाओं में फंडिंग की बात की जा रही है इनके द्वारा। दूसरा है कि बजट में चलते ग्रामीण मजदूरों के लिए अवसर में कम होंगे, अर्थात ग्रामीण मजदूरों के अवसरों में कम की जा रही है। साथ ही साथ मनरेगा में फंडिंग 1/3 घटाई गई है। मजदूरी में जानबूझ के बाजारों के जोखिम कम रखी गई है। श्रमिक समय में भुगतान कर पाने में जूझ रहे हैं, बजट के कारण स्कूल संसाधनों में कमी से जूझते दिख रहे हैं। तो सभी समस्याओं पर इन्होंने रेखांकित किया है। सर्व शिक्षा अभियान की फंडिंग की लगातार 3 वर्ष में एक समान रही है, तो ये भी बातें सही है। जब तक हम फंडिंग नहीं बढ़ाएंगे तो सर्व शिक्षा अभियान को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। पौष्टिक आहार कमी होगी क्योंकि मिड डे मील फंडिंग 10% घटाई गई है, ये भी चीजें की गई है। पिछले 4 वर्षों में मूल्य वृद्धि के लिए प्रत्येक रुपया 2018 की तुलना में लगभग 1/4 हो गया, अर्थात डॉलर का जो मूल्य बढ़ा है तो क्या हुआ, रुपये का मूल्य जो है 1/4 के स्तर पर आ गया। ये भी बातें इनके द्वारा कही गई है। चलिए, और भारी संकट के दौरान में सामाजिक योजनाएं, जो ऐसी स्ट्राइक का क्या आवश्यकता है, सामाजिक योजनाओं के संदर्भ में बातें की गई है। ऐसी पूंजीगत व्यय फंडिंग के लिए किया गया है, अर्थात सामाजिक जो बातें की गई है, चुप्पी साधे हुए हैं प्रधानमंत्री, उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो इसका कारण यह हो सकता है पूंजीगत व्यय की फंडिंग को बढ़ाना है, जिसे बजट में बहुत अधिक बढ़ाया गया है। और बेशक भारत में हाईवे, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली की जरूरतें हैं, लेकिन मानव विकास की कीमत पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग गलत है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को केरल और क्या कहा था, गुजरात मॉडल अभी बात किया, देखिए वही यहाँ पर पॉइंट उभर कर सामने आएगा आपको कि गुजरात मॉडल क्या करता है कि गुजरात मॉडल बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पर सामाजिक न्याय कार्यक्रम की बात इनके तो केरल मॉडल क्या बोलता है, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जो साधन है, व्यक्ति को मजबूत करो, तो जिससे अन्य विकल्प आपको ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे। तो कॉमनवेल्थ इनके विचारों में अंत में देखा जाए तो यही दो मॉडलों का जो पॉइंट है वो आएगा आपके सामने, और ये कहीं ना कहीं काफी हद तक सही है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम सीधे लोगों के काम, भोजन और बेहतर शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और उनके हाथों में केस प्रदान करने, जीवन सुधारने की बात की गई है। ऐसी बात इनके द्वारा की गई है। तो अब यहाँ पर 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि सरकार के पास जो साधन होते उसका उच्चतम प्रयोग वो कैसे करता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्या इस पैमाने पर वो खरा उतरा है तो वो बजट सही होगा। दूसरा दूसरा कि वो किस उद्देश्य को लेकर चल रहा, उद्देश्य उसके क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके संदर्भ में बजट का आकलन करना चाहिए। तीसरा कि बजट का जो बंटवारा किया गया, राशियों का जो बंटवारा किया गया योजनाओं के संदर्भ में, वो किस अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कमोवेश आपको जो आवंटन किया गया है उन क्षेत्रों में किया गया है जो गरीब कल्याण उत्थान से जुड़ा हुआ है। आप वो महिला से संबंधित ले ले, पोषण से संबंधित ले ले, या तो रोजगार, आपको शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर ले ले। और जो भी बंटवारा किया गया उसमें आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है कि क्या, हाँ, यह अमृत काल के अवसर पर क्या यह उचित है या अनुचित है। तो बजट प्रक्रियाओं में आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो कमोवेश वृद्धि की ओर दर्शाती है ना। नहीं तो आपको रिपोर्ट जो आ रहा था, रिपोर्ट बहुत से एजेंसियों का रिपोर्ट जो आता है, वो रिपोर्ट भारत के विकास दर को नहीं दर्शाता ना। क्यों विकास करेगा जब हम लोगों के हाथों में पैसा दे ही नहीं पाएंगे, तो विकास कैसे लोग का होगा। लोगों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर ये वैल्यूबल है तो आपको यह समझने की जरूरत है। तो लोगों के हाथों में पैसे जाएंगे, अब वो किस तरीके से जाएंगे उसके अलग अलग आयाम है, उसके अलग अलग मुद्दे हैं, उस पर हम लोग कभी बात विचार करेंगे। बजट के सेशन में बजट का जो वीडियो आप लोगों को स्लाइड भेजा गया था उसमें आप देखते होंगे, या तो कल या परसों का ही वीडियो था ना, जिसमें मैंने आप लोगों को विकास वृद्धि में ऐसे ड्रॉबैक करके दिया था उसमें। तो वहां पर वृद्धि दिखाया गया है अन्य एजेंसियों के द्वारा। तो इसका मतलब लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। तो आय में वृद्धि हुई तभी तो देश के आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट दोहरा चरित्र को अपनाए हुए है कि हाँ, स्पष्टताएं मुद्दे हैं, पर मुद्दे का समाधान हो रहा है तो किस रूप से हो रहा है यह स्पष्टता नहीं है अभी है। तो धीरे धीरे चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा, और समय के साथ चीज़ें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, चीज़ें पहले ही वाले ही गरीब जो मान लीजिए
पहले गरीब के संदर्भ में हम क्या आकलन करते थे कि गरीब के पास कोई संसाधन नहीं होगा, तो आप ही आकलन कीजिएगा कि 80 करोड़ जो लोगों के पास मुफ्त भोजन अनाज जा रहा है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए आपको जिरह करते हैं। तो आपको यह आकलन स्वयं पता चल जाएगा। तो हमारे समस्या क्या है, उसका आकलन किस रूप से किया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऊर्जा। अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष रहा भारत। आपको हाल ही में कल अभी चल रहा ऊर्जा भारत ऊर्जा सप्ताह चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसी में देखिए भारत 2040 तक जो आंकड़े अपनाए हैं, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। अनुमान है कि 2040 तक किसी भी देश की तुलना में भारत ऊर्जा की मांग सबसे ज्यादा होगी, अर्थात 2040 में हम विश्व के सबसे बड़ा ऊर्जा मांग उपभोक्ता के रूप में जाने जाएंगे। इसी सब ध्यान रखना है। बहुत बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण जैसे ऊर्जा मांग बढ़ेगी। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में ऊर्जा की जो मांग हो रही है, खपत हो रही है, वृद्धि, उस सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद COP26 सम्मेलन में घोषित पंचामृत याद रखिएगा, मैंने इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट तक ले जाने, अपनी ऊर्जा जरूरतों पर 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने और कुल अवनावित 1 अरब टन की कमी करना कार्बन उत्सर्जन में। ये पंचामृत का जो उद्देश्य था, आपको COP26 में, COP जो 26 था उसमें, तो ये अभी हाल ही में लाइफ योजना चल रहा है, तो लाइफ योजना के संदर्भ में आपको चीज़ों को याद रखना है। तो ये सब सभी चीज़ें एक दूसरे से टैली करता है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी में कार्बन तीव्रता को 45% कम करना है, 2070 तक नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ बहुत से आंकड़े आपको यहाँ दिए हैं, आपको याद रखना है, ठीक ना। जैसे 2030 के आंकड़े क्या है, फिर कितना अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करना है, नेट जीरो का लक्ष्य क्या है, ये सब बार बार रिपीट होगा और आपको यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे कोई भी एग्जाम, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऊर्जा संरक्षण का पहला सोपान, कुछ बातें यहाँ की गई सतत भविष्य के निर्धारित करने के लिए, सतत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या पहला सोपान, और अनवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ हस्तांतरित करना, अर्थात परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, इस सब से हम लोग आगे बढ़कर क्या करना है कि हम ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग डेवलप होना है, स्थानांतरित होना। दूसरा सोपान है ऊर्जा दक्षता की ओर बढ़ना है। हम ऊर्जा दक्षता को बढ़वा करें, अर्थात कम से अधिक हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, कम संसाधन से अधिक और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा है अनावश्यक प्रयोग हो रहे बिजली के उपकरणों को नियंत्रित करना। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है कि व्यक्ति आचरण में अपने क्या लाए, कि आचरण में यह लाए कि हम उपकरण जो उपयोग कर रहे हैं उसमें कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण यूज किया जा सके। ऐसा नहीं कि हैवी हैवी ऊर्जा खपत वाले आप लोग सामानों का उपयोग, तो इसीलिए देखते होंगे स्टार रेटिंग चलता है। आप लोग फ्रिज लेने जाते होंगे, पंखा लेने जाते होंगे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप गैजेट लेने जाते हैं, वहाँ पर स्टार रेटिंग का सिस्टम चला हुआ है, जहाँ पर बिजली 5 स्टार का मतलब सबसे कम ऊर्जा खपत करता है, उससे नीचे 4 स्टार, उससे नीचे ऐसे ही स्टार रेटिंग चलता है। तो ये स्टार रेटिंग का नियंत्रण, उपकरण नियंत्रण का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ डेवलप देखने को मिलता है। चौथा सोपान स्वयं और दूसरों को ऊर्जा संरक्षण पर जोर देने से संबंधित होगी, अर्थात जो भी हम विकल्प तलाशेंगे वो हमारे विकास के साथ आसपास के जो संबंधित ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र है उस पर भी हम लोग काम कर सके, उसके लिए एक बेहतर विकल्प तलाश कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के तौर पर, इसे भी ध्यान में रखना है। देखिए चुनाव सुधार विशेष पहल की दरकार है, बात लगातार होती रही। इस न्यूज़ को आपको क्या करना है, इस विमर्श को क्या करना है, आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हैं। पहले भी मैंने इस पर 2-3 दफ़ा 4-5 बार इस पर चर्चा शायद हो चुका है। तो केवल कुछ नहीं, वही बातें होंगी जो बातें पहले की जा चुकी। खाली समय होगा आप लोग पास, समय बचेगा कभी, तो उसे आप इस पेपर को देख लीजिएगा, कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं वही सब चीज़ें, नया कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा। जो बातें चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, वो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं उसकी बात हो रही हो, या चुनाव सुधार की विभिन्न प्रक्रिया और संसद के विचार लिए जा रहे हो, कानून की बात की जा रही है, सभी वही सब बातें की गई होंगी, क्योंकि वही चीज़ें अलग अलग विचार से आता है, तो उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 9 अनूठे उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। तो यह इस साल जो आपको
नाबार्ड है 147 उत्पादों को भेजा है जीआई टैग चेन्नई के लिए, जीआई टैगिंग के लिए। तो इसके लिए क्या करेगा, आपको 2-3 चीज़ें पहले प्रश्न बताना है। क्या प्रश्न बताना है कि कौन सी संस्था कौन सी संस्था जीआई टैग देती है, सबसे पहले इसके इसके इस संस्था के वर्तमान निदेशक कौन है। दूसरा क्वेश्चन कि जीआई टैग कब से प्रारंभ किया गया, यह कितने वर्षों तक जारी रहता है, लागू रहता है। पहला जीआई टैग कौन सा है, आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पहला जीआई टैग किसे मिला था। ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, तो ऐसा है कि आप एक जगह इसको राइट डाउन ही कर लीजिएगा जीआई टैग। हालांकि जीआई टैग से पहले मैंने आप लोगों को चीज़ों को कवर भी किया है, और जीआई टैग से आपको 12 के बाद 15 के बाद से आपको क्या चीज़ें होंगी, जो डिकोड सीरीज है उसमें एक सीरीज में जीआई टैग से संबंधित एक वीडियो बना दूंगा, ताकि सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। तो फिलहाल आप लोगों को याद रखने, प्रश्न का उत्तर जो पूछा गया वो देना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आपको ये 9 उत्पाद में से अगर याद रहेगा तो कम से कम याद रखिएगा कि कठुआ का बोहसली पेंटिंग लिया जाएगा, बोहसली पश्मीना ऊनी उत्पाद होता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे याद रखना है। लद्दाख का वुड कार्विंग शामिल है। उसके बाद आपको अनंतनाग का मुस्क चावल याद रखना है, ये सब चावल। उधमपुर पहाड़ी का क्या, ये कलाड़ी याद रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, पर रिकॉल रखना है, ज़्यादा यादें चीज़ें नहीं होती, हमें पता है। बस रिकॉल रखना है, अगर याद हो जाता है ठीक है, नहीं तो चीज़ें कुछ सेंस पर भी छोड़ दिया जाता है कि हाँ समय पर जो होगा देखा जाएगा। अब 147 उत्पाद आएगा, तो 147 को याद तो नहीं किया जा सकता है ना। अभी तक कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट जो है आपके क्षेत्र से संबंधित उसे याद रखिएगा। यूपीएससी में हो सकता है होलिस्टिक चीज़ों को पूछता है, तो वो उन चीज़ों पर ज़्यादा पूछता है जो रेयरेस्ट से रेयर चीज़ें होती है। जैसे आपको पंचमार्क सिक्के पूछे जा सकते हैं, पंचमार्क खिलौना होता है, या तो बहुत से ऐसे कलाकृतियाँ होती है जो आपको सरकार द्वारा प्रमोट किया जाता है, उन सब से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। जोर ज़्यादा दिमागों पर नहीं देना है, बस ध्यान रखना है कि रिकॉल रहे, और इसका थीम जो है आपको वो याद होना चाहिए। जैसे क्या है, देखिए एक धरोहर संग लौट रहा है भारत का स्वर्णिम इतिहास। तो स्कॉटलैंड ग्लासगो संग्रहालय से भारत 7 धरोहर यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा वहाँ भारतीय उच्चायुक्त अधिकारी को सौंप दिया है, ये भारत आएगा। तो ग्लासगो स्थित जो संग्रहालय वो कौन कौन चीज़ों को भेज रहा है, तो उसे एक बार देख लेना है। क्या करना है कि जैसे 14वीं शताब्दी में भारतीय फारसी नाग तलवार आएगा, जो 14वीं वन शताब्दी का यह है। उसके बाद कोलकाता में भगवान की बलुआ पत्थर की मूर्ति आएगा। उसके ग्वालियर का संगमरमर का स्तंभ आएगा। 3 जो नकाशीदार खंबे के टुकड़े आएंगे, और पटना का सूर्य देव की मूर्ति आएगी। तो इसे याद रखिएगा आप। तो 2-3 चीज़ें, बिहार का पटना सूर्य देवता की मूर्ति ले गई थी 10वीं शताब्दी में 908 में अंग्रेज जोसेफ बक्सटर, और इसके बाद ग्लासगो भेज दिया। 1966 में यह ग्लासगो संग्रहालय में खरीदा गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। यह प्रश्न आपसे ये सब चीज़ें कवर की जा सकती है, कौन सा संग्रहालय कहाँ से किससे संबंधित प्रश्न अगर पूछना होगा, इस नक्काशी से प्रश्न पूछ सकता है, ग्वालियर के संगमरमर से पूछ सकता है, 14वीं शताब्दी के आपको भारतीय फारसी नाग तलवार से पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई जो भी चीज़ें बताई जा रही है उस पर शामिल होइए। टेलीग्राम क्विज चलता है, आप लोग आके शामिल हो सकते हैं। रात 10:30 में PM में 10:30 के आपको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, आप लोग समझ भी नहीं आता है चीज़ें। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेस्ट जाके आपको जो भी टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं युक्ति इस पर आपको ऐप डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ऐप जाकर दे सकते हैं। बहुत से टेस्ट फ्री भी है, तो आप लोग पहले फ्री टेस्ट दे के क्वालिटी देखिए क्या चीज़ें दी गई है, उसके बाद कवर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।